नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम आपको अधिक से अधिक सफलता दिलाने में मदद करे। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो को आप देखिए और एग्जाम में जरूर आपको सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देर किए हुए, किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो ये नवादा से मिला है। कहां से मिला है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा से मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर हो, सचिवालय हो, जो भी दे रहे हैं आप, कांस्टेबल, दरोगा, जो भी आप दे रहे हैं, सभी में आप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंश का वर्णन मिलता है? किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंश का वर्णन मिलता है? तो कहां से मिलता है? जस्ट हम बताएं, गुप्तकालीन पाषाण का जो अभी वर्णन मिल रहा था, नालंदा से मिला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसमें क्या हुआ था? क्वेश्चन है कि किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंश का वर्णन मिलता है? तो गुप्त वंश का जो वर्णन मिलता है वो नालंदा से मिलता है। कहां से मिलता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा। जस्ट इसके हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं, तो नवादा से मिले हैं। पाषाण अभिलेख कहां से मिला था? नवादा से मिला था। और जबकि ये कह रहा है कि गुप्तकालीन मोहर जो है कहां से मिला है, तो गुप्तकालीन मोहर गुप्त वंश का क्या करता है? ये वर्णन करता है। ये कहां से मिला है? नालंदा से मिला है। तो दोनों क्वेश्चन अंतर है। गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख जो है नवादा से मिला है, जबकि गुप्तकालीन मोहर जो है, जो कि गुप्त वंश का वर्णन देता है, वो नालंदा से मिला है। एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की अदालती भाषा क्या थी? देखिए, मुगलों की अदालती भाषा जो थी दोस्तों, वो फारसी था। कभी कभी आप गलती मार देते हैं और अरबी उर्दू मार के चलाते हैं, लेकिन मुगलों की जो अदालती भाषा जो थी, सरकारी भाषा जो थी, जो न्यायालय में यूज करता था, जो कि हर जगह यूज होता था, वो फारसी का यूज होता था दोस्तों। एकदम याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी शिवाजी मुगलों को किस युद्ध में हराया था? देखिए, शिवाजी जो है मुगलों को हरा दिया था दोस्तों। तो किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हरा दिया था। किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में हराया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिवाजी जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हराया था। क्लियर? तो मुगलों के खिलाफ जो है मराठों की जीत जो हुई थी, यह पहली लड़ाई थी। ये पहली लड़ाई थी, सलहार का युद्ध जो हुआ था, ये पहली ऐसा लड़ाई हुआ था जिसको मुगलों के खिलाफ जो है मराठों की जीत हुई थी, जिसमें शिवाजी जो है मुगलों को पराजित किया था। कब किया था? तो 1672 की ये चर्चा है दोस्तों। ये जो सलहार का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुगलों को पराजित किया था। किसने? मराठों के सरदार शिवाजी ने किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजाओं ने सिलोन पर विजय प्राप्त किए थे? किस चोल राजाओं ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन अर्थात, सिलोन को तो जानते ही है, अर्थात अभी जो है श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका, सिलोन को अभी किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि श्रीलंका का जो प्राचीन नाम क्या था? तो सिलोन था। तो वही कह रहा है कि किस चोल राजाओं ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो कौन विजय प्राप्त किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। कौन किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाद्री सहाद्री क्षेत्र। देखिए, सहाद्री क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सहाद्री क्षेत्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राज पांड्य राज की जीवन रेखा किस नदी को कहते थे? देखिए, पांड्य राज की जीवन रेखा किस नदी की चर्चा कर रहा है? तो बेंगी नदी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? बेंगी नदी को कहा जाता था। ऑप्शन
सी हो जाएगा बेंगी नदी। तो पांडे राज की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बेंगी नदी को कहा जाता है। जैसे कि अभी उड़ीसा का जीवन रेखा कौन है, उसी प्रकार आप बिहार की जीवन रेखा याद रखिए, भारत का जीवन रेखा। तो इसी तरह जो है पांडे राज्य की जीवन रेखा जो है उस समय बेंगी नदी को कहा जाता था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो सेबराय की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? सेबराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, सभी वीडियो को आप देखिए और एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और सभी एग्जाम मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके देखना पड़ेगा। सबरीमाला केरल में है? तो सबरीमाला जो है बिल्कुल केरल में है दोस्तों। बहुत ही हाईलाइटेड रहता है, बार बार ये जो है चर्चा में रहता है सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है कोडाइक नाल पालनी पर्वत पर है। कोडाइक नाल जो है पालनी पर्वत पर है, यह बिल्कुल ही सत्य है। कोडाइक नाल जो है कहां पर है? पालनी पर्वत पर है। तीसरा ऑप्शन है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। बिल्कुल ये सही है। गारो खासी एवं जयंतिया जो है पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय में है। यह बिल्कुल सही है, अर्थात यह तीनों ऑप्शन जो है सही है। इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता जो है 185 मेगावाट की होगी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के स्टेट लेवल के आप हिसाब से, आप लिहाजा से आप सोच सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आने वाला एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम होगा बिहार स्टेट का, उसमें आपको जरूर यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता जो है 185 मेगावाट की है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये कजरा। कहाँ किया जा रहा है? कजरा में किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा कजरा, जो कि लखीसराय जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? लखीसराय जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखिए पुस्तक है और लेखक की चर्चा कर रहा है, तो एक एक पुस्तक को एक एक लेखक की से हम देखते हैं कौन कौन सही है। 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हन है, तो बिल्कुल राज तरंगिणी के लेखक भी कल्हन है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो गया दोस्तों। तो सभी ऑप्शन क्या है? सुमेलित है, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में 100वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आने के लिए तैयार है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में जो है 100वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो 100वां सदस्य के रूप में जो है पराग्वे शामिल हुआ है दोस्तों। कौन हुआ है? पराग्वे शामिल हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन जो है, चाहे कोई भी आप एग्जाम देखिए, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर वनडे एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप सभी वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो क्या होगा? यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगुना किया जाए तो क्या हो सकता है, क्या होगा? तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। संवेग दुगुना हो जाएगा। अगर वेग दुगुना होगा तो संवेग भी दुगुना होगा, एकदम बिल्कुल ये सही है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा
4 गुना हो जाएगी, तो बिल्कुल जो है गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी, यह भी सच है। 2 ऑप्शन तो सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है, क्या है तीसरा ऑप्शन? परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कोई हो जाएगा, इसलिए आप इसको कोई कर लीजिएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये गलत है ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन सही हो गया। संवेग दोगुन, यदि किसी वस्तु का जो है वेग अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा और उसका काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा जो है चौगुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अर्थात 1 और 2 जो ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। प्रोटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लियर? तो प्रोटियम के कितने न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम में? तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत मनाया जाता है भारत के द्वारा, उसी प्रकार अमेरिका जो है 4 जुलाई को जो है क्या करता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये लिहाजा से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो झारखंड का जो है सीएम बदल गया है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुनः सीएम बन गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाली दुनिया का पहली यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? देखिए, भगवद गीता पर जो है एमए का कोर्स शुरू करने वाला जो है दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन बन गया है? तो इग्नू बन गया है। कौन बना है? इग्नू बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सीएम, देखिए ब्रिटेन के नए सीएम लिख दिया है, यहाँ पर पीएम आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ये गलत तो कर दिया है, पीएम होगा। ब्रिटेन के नए पीएम कौन बन गए हैं? ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने हैं? तो आप सभी लोग न्यूज सुने होंगे कि ब्रिटेन का जो है नया पीएम बन गया है, जो कि ऋषि सुनक पहले थे, वो हार गए हैं। और कौन बना है? कीर स्टारमर बना है। कौन बना है? कीर स्टारमर बन गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो बना है वो कीर स्टारमर बना है। और कीर स्टारमर जो है लेबर पार्टी का ये प्रधानमंत्री है, जो कि लेबर पार्टी, आप याद कीजिए 1947 की बात, जब भारत की आजादी की जब चर्चा होता है तो लेबर पार्टी को याद किया जाता है। और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का घोषणा किया था और भारत को स्वतंत्र कर दिया था। उसी प्रकार आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी का जन्म हुआ है और लेबर पार्टी जो है पुनः सत्ता में आया है। और प्रधानमंत्री कौन बना है? कीर स्टारमर। कौन बना है? कीर स्टारमर बन गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, जो जिनको हार की सामना करना पड़ गया है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो क्लियर? तो ऋषि सुनक हार गए हैं, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। और भारतीय मूल के पहला प्रधानमंत्री जो थे ऋषि सुनक ब्रिटेन के बने थे, ये भी याद रखिए, जो कि कंजरवेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जो कि कंजरवेटिव पार्टी से संबंधित रखते थे। और कीर स्टारमर जो है लेबर पार्टी से संबंधित है, जो कि भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बन गया है दोस्तों ब्रिटेन में। कौन बना है? कीर स्टारमर बना है। कौन बना है? कीर स्टारमर बना है, जो कि 58 नंबर के प्रधानमंत्री है।
कौन है? 58 नंबर के प्रधानमंत्री है। तो क्लियर, इसके पहले 57 का जो प्रधानमंत्री था वो ऋषि सुनक थे। क्लियर। तो कीर स्टारमर के बारे में अगर कुछ चर्चा किया जाए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कभी जो है कहा जाता है कि कभी वेश्यालय की छत पर रह करके इन्होंने अपना पढ़ाई जो है करने वाला नेता रहे हैं, जो कि भगवान में यकीन नहीं करते हैं। आप सोच सकते हैं, जिसका उल्टा जो है ऋषि सुनक भगवान में भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। जस्ट उसका उल्टा आगे है किर स्टारमर, जिन्होंने भगवान में यकीन नहीं करते हैं और कभी वेश्यालय की छत पर रह करके अपना पढ़ाई करने वाले एक योद्धा के रूप में आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ख्याति प्राप्त होगा इन नेता को। तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो किर स्टारमर को आप याद रखिएगा, जो कि बहुत संघर्ष कर करके यहां तक पहुंचे हैं। तो संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो लेबर पार्टी से संबंधित रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। वेल्थ ऑफ नेशंस क्वेश्चन जो है आपको हर वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एडम स्मिथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, उड़ीसा है। कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकरा को यहाँ सरकरा हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों, सरकरा हो जाएगा। सरकरा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकरा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया जो है वो क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कहलाता है? किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन, किण्वन। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मोपला विद्रोह को। तो मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलती लिख दिया है। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हो जाएगा। और इसके नायक जो थे अली मुस्लियार थे। मोपला विद्रोह के नायक जो है अली मुस्लियार थे एवं बरियान कुन्ननाथ कुंजा मेद हाजी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? पुस्तक बहुरूपी गांधी जो है किसने लिखा? तो अनुबंधोपाध्याय लिखे थे। कौन लिखे थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुबंधोपाध्याय। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक प्रमुख नृत्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, कथक बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कथक जो है प्रमुख नृत्य है, कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। शिकारी मीन्स हुआ कि किसी को आप शिकार कर सकते हैं, किसी को शिकार करके अर्थात उसको खा लिए। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरायन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओरायन जो है तारामंडल, इसको शिकारी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप जानते हैं कि तारामंडल की संख्या ब्रह्मांड में कितना है? 89 है। जान रहे हैं ना, एकदम याद रखिएगा। तो उसी तारामंडल की बात कर रहा है। तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। किसको? तो ओरायन को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम किस में है? दल बदल अधिनियम जो है किस में है? किस अनुसूची की चर्चा कर रहा है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल अधिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दल बदल अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे पित्त आतंक के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान को, ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान को पित्त आतंक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जापान को पित्त आतंक के नाम से जाना जाता है। और जापान जो है पित्त आतंक इसलिए कहलाता था, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही जो है, आप सुने होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तहलका मचा रखे थे। तो पित्त आतंक के नाम से कौन जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। और 1905 ईस्वी की जब चर्चा करिएगा इसमें, 1905 ईस्वी में, तो रूस ऐसे देश को, बड़े देश को हरा दिया था। जापान जो है उस समय साम्राज्यवाद की स्थिति में थे और चाहते थे कि अधिक से अधिक देशों पर कब्जा कर सके। इसी साम्राज्यवाद की नीति से उन्होंने अनेक देशों पर जो है कब्जा करने का प्रयास किया और इस स्थिति में रूस को भी उन्होंने 1905 ईस्वी में पराजित किया था। तो आप सुने होंगे, क्लियर। 1863 में जब चर्चा करेंगे, 1863 की घटना है कि अमेरिकी नाविक पेरी जो है बलपूर्वक, बल प्रयोग करके जापान का द्वार जो है अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया था। बलपूर्वक करके जो है, एक अमेरिकी नाविक थे, पेरी नाम का था, उन्होंने बल प्रयोग करके जापान का जो है द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था दोस्तों, 1863 ईस्वी में। क्लियर। कौन की खोला था? अमेरिकी नाविक पेरी ने किया था, खोला था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का जो शुरुआत हुआ था मुत्सुहितो ने किया था। किसने किया था? मुत्सुहितो ने किया था। क्लियर। 1872 की जब चर्चा हम करेंगे तो 1872 में आप जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। और 1905 ईस्वी की जब हम चर्चा करते हैं तो जापान ने रूस को पराजित किया था। तो क्लियर हो गया होगा, इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने पहला परमाणु बम, अणुबम कहां गिराया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमेरिका जो है पहला परमाणु बम, अणुबम कहां गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था। सभी लोग चर्चा में जानते हैं कि हिरोशिमा जो है अभी भी उसका प्रभाव हिरोशिमा में देखा जाता है। हिरोशिमा जो है जापान का एक बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, जो कि होन्शु द्वीप पर है। कहां पर है? होन्शु द्वीप पर बसा ये हिरोशिमा शहर है। और परमाणु बम जो है, पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो क्लियर हो गया होगा। लिटिल बॉय करके नाम था, वो परमाणु बम का नाम था, जो कि यूरेनियम 235 का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? यूरेनियम 235 का बना हुआ था। और हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिससे कि जापान का जो है रीढ़ टूट गया था दोस्तों। और द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के लिए बेबस हो गया। जस्ट दूसरा बम जो है नागासाकी पर गिरा दिया 3 दिन के बाद, 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया। कौन? अमेरिका गिरा रहा था। नागासाकी पर गिराया 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। फैटमैन नाम का एक दूसरा अणुबम था, जो कि प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था। और इन्होंने जापान को तो रीढ़ का एक एक चीज खत्म कर दिया और जापान जो है बेबस हो गया आत्मसमर्पण करने के लिए। और उन्होंने क्या किया? 10 सितंबर 1945 को जापान जो है क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाता है। क्लियर। और जापान का जो 1905 ईस्वी में जो आप चर्चा सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? कि जापान जो है रूस को पराजित किया था। तो रूस और जापान के बीच में एक संधि हुआ था उस समय। क्या संधि हुआ था? 5 सितंबर 1905 ईस्वी को जो है जापान और रूस के बीच में संधि हुआ था। पोर्ट्समाउथ की संधि हुआ था। किसका संधि हुआ था? पोर्ट्समाउथ की संधि हुआ था। जब पोर्ट्समाउथ की हम चर्चा कर रहे हैं, ऑप्शन सी जब देखे हम, तो इसका चर्चा कर रहे हैं कि पोर्ट्समाउथ की संधि हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? जापान और रूस के बीच हुआ था, जिसमें रूस की पराजय भी हुआ था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके साथ किया गया था? पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों, यहां साथ लिख दिया है, किसके द्वारा हो जाएगा। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा किया गया था?
तो सन्यासियों के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? सन्यासियों के द्वारा किया गया था। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है, आप सुने होंगे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, किसमें? अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो आनंद मठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और सन्यासी विद्रोह जो है पहला जो है अंग्रेज विरोधी संघर्ष था दोस्तों। क्लियर? बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन का घोषणा जो हुआ कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। क्लियर? और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कर्जन के द्वारा किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। क्लियर? इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, इसके विरोध में नारे लगे थे, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है का नारा भारतीयों के द्वारा दिया जा रहा था दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या दिया जा रहा था नारा भारतीयों के द्वारा? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है का नारा गूंज रहा था उस समय जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या हुआ? कलकत्ता के में शोक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में शोक दिवस मनाया गया और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा भी हुआ दोस्तों। कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ और उसी दिन शोक दिवस मनाया गया था। क्लियर? किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन भी पूछता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। कल बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था दोस्तों। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम के लिहाजा से, इसलिए सभी पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए और एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि सभी डिटेल्स क्वेश्चन मैं करते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए सिर्फ और याद रखिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपको सफलता दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में प्रस्तुत किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम जो है किसके पत्र में प्रस्तुत किया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र जो थे संजीवनी में 1905 में प्रकाशित हुआ था, प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। कृष्ण कुमार मित्र का जो पत्र था संजीवनी, जो 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 की चर्चा हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ, मैं नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप भी पूरा ऊर्जा अपना लगा दीजिए ताकि कोई भी एग्जाम आपसे जो है ना छूट ना पाए और हर एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो। इसीलिए आप सभी वीडियो आप देखिए और एक एक वीडियो में आपको एग्जाम की सफलता की को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा आपको दोस्तों। तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए हमको। नमस्कार, जय हिंद।